चलिए सर, तो शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट का है आज लेक्चर नंबर 2। मेन बैच का लेक्चर आपके पास दिया हुआ है और ये रिवीजन बैच है, तो ये रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 2 आएगा। बिफोर आई मूव डाउन टू द न्यू लेक्चर, उसके पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले तो हमने जाना था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। देखो फटाफट रिकॉल करते चलते हैं। गवर्नमेंट बजट का मतलब है द बजट that is prepared by the government during a financial year पहली बात, it record two things। हमें पता है कि गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। पहला द रिसीट्स एंड दूसरा द एक्सपेंडिचर। चलो, यहां तक तो ओके रिपोर्ट था, यहां तक कहानी हमारी क्लियर थी। फिर जाने थे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो कंपोनेंट्स माय बाप दो थे। पहला था रिसीट, दूसरा था एक्सपेंडिचर। रिसीट के नीचे दो नाम आए थे बेटा, अगर आपको याद हो तो। पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। उसी तरह से एक्सपेंडिचर के नीचे भी दो नाम हम लोगों ने देखा था, रेवेन्यू एंड कैपिटल। फिर लेटर ऑन हम लोगों ने ये जाना, जब कंपोनेंट्स ऑफ बजट जान लिया कि बजट के कंपोनेंट्स दो हैं, रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर, तो लेटर ऑन हमने जाना था कि रिसीट जो है और एक्सपेंडिचर जो है, इसके दो नाम थे, लेकिन दोनों में कॉमन क्या था कि रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं और दोनों कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। तो रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या था बेटा? रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि रेवेन्यू जो होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है और कैपिटल जो होता है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है वो आइटम जो रिपीट होने वाले, और नॉन रिकरिंग जो होता है वो होता है कभी कभार ऑकर होने वाले आइटम। ठीक है, तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि रेवेन्यू नेचर जब भी होगा, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो आए दिन के खर्चे रिकॉर्ड और आए दिन के इनकम के बारे में बताएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आपका रिसीट जो था, ये कभी कभार होने वाले, उत्पन्न होने वाले नेचर के होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, रेवेन्यू नेचर के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी आपके अफेक्ट नहीं होते हैं, नॉट अफेक्टेड। वेयरएज जो कैपिटल नेचर होता है, इसके अंदर एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लेकर चलनी है। जब भी आप रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की बात करोगे, इन बातों के बिना आपका रेवेन्यू और कैपिटल नेचर अधूरा है बेटा।
तो रेवेन्यू नेचर वो नेचर है जो रेकरिंग इन नेचर है, प्लस ऐसे नेचर है जिसके ऊपर ना असेट अफेक्ट करता है ना लायबिलिटी। वहीं पे जो आपका कैपिटल नेचर है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर है और इसके ऊपर असेट और लायबिलिटी में से कोई एक टर्म अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जब लेटर ऑन हमने जाना था तो रेवेन्यू रिसीट जो था सर, ये दो नेचर में थे। एक था आपका टैक्स, दूसरा था आपका नॉन टैक्स। टैक्स फिर से दो पार्ट में क्लासिफाइड थे बेटा आपके, एक था आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा था आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसके ऊपर ज्यादा टाइम खर्चा नहीं करना है। नॉन टैक्स जो था इसमें आपका फीस, फाइन्स, स्केट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, जिसमें फीस आपको क्लियर था, फाइन्स क्लियर था, स्केट्स का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हिस्से में चली जाती है, गवर्नमेंट इसका ओनर बन जाती है। तो जब इस तरह का सिचुएशन कंट्री के अंदर ऑकर करता है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है, और उस इनकम को हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आपने याद रखा थी। वहीं पे जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते थे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या हमने जाना था, ये आए दिन के खर्चे जो गवर्नमेंट के लिए होते हैं, जैसे सैलरी टू एम्प्लॉइज, स्कॉलरशिप, सब्सिडी, ये क्या है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के लिए खर्चे हैं। और ये खर्चे क्या है, रेगुलर इन नेचर है बेटा, रेगुलर इन नेचर है। तो इस वजह से हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया है। चलिए, तो आज चलना है हम लोग को कैपिटल के ऊपर, और कैपिटल में भी आपको पता चल चुका है कि कैपिटल में दो टर्म आ गए, एक आ गया कैपिटल रिसीट और एक आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज की क्लास यहीं से शुरुआत हो रही है आपकी, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, रिसीट जहां मैंने आपको बताया था, यहां बताया था कि पैसे का आना है, यानी यहां पैसा क्या होगा, आएगा। और यहां क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना। अब इस आने और जाने में, इस आने और इस जाने में अगर असेट या लायबिलिटी अफेक्ट हो गई, अगर इस आने और जाने में अगर असेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो गई तो वो कैपिटल नेचर हो जाएगा बेटा। अगर इस आने और जाने में असेट और लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है तो वो रेवेन्यू नेचर बन जाता है बेटा। जैसे सपोज कीजिए मैंने देश के एसेट्स सेल किए बेटा, तो कभी भी कोई चीज बेचते हो तो बेचने पे क्या होता है, पैसा आता है, आने का मतलब रिसीट। तो यानी कि अगर आप सेल ऑफ एसेट करते हो तो वो क्या है, वो है कैपिटल रिसीट। या मैंने बोला कि मैंने सपोज करो आईएमएफ से 1000 करोड़ रुपए लोन लिया, तो यहां पे लोन लेने का मतलब क्या हुआ, ये 1000 करोड़ मेरे कंट्री में आया। यानी अगर आप बोरोइंग्स करते हो, बोरोइंग्स करते हो तो वो कैपिटल रिसीट है, या असेट्स एंड सिक्योरिटीज को बेचते हो तो वो क्या है, कैपिटल रिसीट्स। वहीं पे अगर आपने एसेट्स को परचेज किया,
देश की परिस्थिति अच्छी हुई है और हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदा है बेटा। तो सिक्योरिटीज खरीदने के लिए क्या हुआ, परचेज किया। अब परचेज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप असेट्स को परचेज करते हो तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वहीं पे अगर आप लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हो यानी देते हो तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यानी छोटी सी बात याद रखनी है, असेट्स को खरीदना कैपिटल रिसीट, असेट को बेचना कैपिटल रिसीट, असेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स को करना कैपिटल रिसीट, बोरोइंग्स को पे ऑफ करना कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपने याद रख ली तो आप बहुत बड़े जंग को जीत चुके हो इस चैप्टर के अंदर। तो फिर से एक बार फटाफट देखते हैं, खटाक से देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है और कैपिटल रिसीट में क्या है। रिसीट में आपको दो बातें याद रखनी है, या तो असेट्स को सेल आउट करोगे या तो बोरोइंग्स को इंक्रीज करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको दो बातें याद रखनी है, या तो असेट्स को परचेज करोगे या तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। अगर ये दो और ये दो आपने याद रख लिया तो समझ लीजिए कि आपको कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। चल तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं बेटा, और देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट। तो बेटा बजट्स के जो है ना वो तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है सरप्लस बजट, दूसरा होता है बेटा बैलेंस बजट, और तीसरा होता है बेटा डेफिसिट बजट। तो यानी बजट के कितने टाइप्स हैं बेटा, तीन, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। आप फटाफट जानते हैं कि सरप्लस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या और बैलेंस बजट क्या है। देखिए जब बजट में महंगाई आ जाती है बेटा तो वो सरप्लस बजट होता है। यानी सपोज करो बजट पास हुआ और ये बोला गया कि रेलवे में जो टिकट आप खरीदते हो उस पे 20% का फेयर कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। तो दिस इज नोन एज सरप्लस बजट। अब यहां पे दो बातें हैं, सरप्लस बजट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि देश का इनकम पोजीशन बढ़ेगा। यानी पहले जहां आप 200 रुपए का फेयर चार्ज करते थे वहां पे अब 240 रुपए का कमाई करना शुरू करो। तो कहीं ना कहीं देखो तो आपने 40 रुपए क्या किया, एक्स्ट्रा कमाया, एक्स्ट्रा अर्निंग हुई है ये। तो ये एक्स्ट्रा अर्निंग क्या हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सरप्लस बजट आया। तो सरप्लस बजट में क्या हुआ, देश में बेटा महंगाई ऑकर कर गया, देश के अंदर महंगाई ऑकर कर गया। अब ये किया क्यों गया, ऑब्वियस ही बात है। अब सपोज करो मैं अपनी ही लैंग्वेज में आपसे बात करूं, स्टूडेंट टीचर के अंदर मैंने बोला कि मैंने फीस अपनी इंक्रीज की है। अब मेरे फीस इंक्रीज करने से स्टूडेंट के ऊपर क्या होगा, एक असर गिरेगा, एक इम्पैक्ट तो गिरेगा। अब इम्पैक्ट गिरेगा तो बच्चे क्या होंगे, परेशान होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है सर, परेशान होंगे। लेकिन मैंने अपनी फीस राइज क्यों की,
क्योंकि सर मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है और मेरा इनकम बढ़ाने का भार कहीं ना कहीं कहाँ गिर गया, मेरे स्टूडेंट के ऊपर गिर। वहीं पे जब गवर्नमेंट अपनी इनकम को राइज करना चाहती है बट विदाउट चेंज इन आउटपुट, विदाउट चेंज इन आउटपुट, तो गवर्नमेंट को सरप्लस बजट पास करना पड़ता है। और देश के लिए बेटा, ये बेटा देश के हित में नहीं होता। मानता हूं कि हाँ इनकम अच्छी होगी, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं देश की जनता जो है इसमें परेशान जरूर। दूसरी बात, सरप्लस बजट का इफेक्ट रिच के ऊपर कभी नहीं गिरता बेटा, इसका इफेक्ट जो गिरता है वो पुअर सेक्शन के ऊपर गिरता है। अमीर इंसान, सपोज करो अब टमाटर 20 रुपए किलो है, तो अंबानी को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। अच्छा मान लो टमाटर 20 रुपए की जगह 2000 रुपए किलो भी हो जाए, तो अंबानी सर को क्या इफेक्ट गिर जाएगा? कुछ भी नहीं। तो याद रखना है कि रिच पीपल के लिए सरप्लस बजट कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वहीं पे जो एक गरीब इंसान है जो टमाटर 20 रुपए किलो खरीदा करता था, अगर वही टमाटर बेटा 2000 रुपए किलो हो जाए तो वो टमाटर बेटा सिर्फ देख सकता है, खरीद नहीं सकता। तो देखो कहीं ना कहीं इफेक्ट क्या हो गया, जनता के ऊपर गिरी। अच्छा किस जनता के ऊपर गिरी, रिच सेक्टर के ऊपर या पुअर सेक्टर के ऊपर? तो आंसर इज पुअर सेक्टर। दूसरी बात, डेफिसिट बजट क्या है? सर बैलेंस बजट पहले आता है, मैंने कहा बताऊंगा लेकिन पहले डेफिसिट बजट बताने। डेफिसिट बजट के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो चीजों को सस्ता कर देती है। देखिए देखिए यहां पे देखिए, समझिए बात को। डेफिसिट बजट के अंदर जो कॉस्ट होता है गवर्नमेंट उसको रिड्यूस कर देती है। यानी कि पहले अगर सपोज करो ट्रेन का फेयर 240 रुपए था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम देश में ट्रेन का फेयर 200 रुपए रखें। अब ये सुन के लगता है कि हाँ सर ये बजट अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि सर यहाँ पे चीजें सस्ती हो गई हैं। चीजें सस्ती हो गई है तो देश में अगर चीजें सस्ती हो जाएंगी तो ये तो हमारे लिए अच्छा है ना बेटा। तो ये जो सोच आपकी है ना उसको थोड़ा सोचिए, थोड़ा ठीक से सोचिए, क्योंकि गलत सोच है ये। देखिए चीजें अगर सस्ती होती हैं तो इसका इफेक्ट दो गिर जाता है। एक तो कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो आपको वो चलो ठीक है इफेक्ट नहीं कर रहा है। आउटपुट तो आप उतना ही जनरेट कर रहे हो, उल्टा क्या कर रहे हो, जो जितनी इनकम होनी चाहिए थी उससे भी कम इनकम जनरेट कर रहे हो। तो अगर डेफिसिट बजट ऑकर करते हो तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देश का जीडीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, पुअर सेक्शन यहां भी परेशान होंगे बेटा, पुअर सेक्शन यहां भी परेशान होंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि सपोज करो पहले टमाटर 200 रुपए किलो था तो रिच सेक्शन 10 किलो खरीद पाते थे और पुअर सेक्शन 1 किलो खरीद पाते थे। अब टमाटर अगर सपोज करो 20 रुपए किलो अगर मैं कर देता हूं तो सारा का सारा क्या करेंगे, रिच पर्सन खरीद के चले जाएंगे, यानी पुअर सेक्शन को तो फिर भी नहीं मिलना है। क्योंकि अगर चीजें सस्ती हो जाएंगी तो जो रिच पर्सन है उनका बेटा पेइंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा या परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो अगर डेफिसिट बजट अगर ऑकर कर देते हो तो भी देश में क्या है, प्रॉब्लम है। अगर सरप्लस बजट ऑकर करते हो तो भी क्या है, देश में प्रॉब्लम। तो याद रखना है सरप्लस बजट में गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपने इनकम को बढ़ाना, लेकिन आउटपुट के अंदर चेंज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट। डेफिसिट बजट के अंदर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम हो रही है और आउटपुट भी आपका जो है वो आपका क्या है, अनचेंज्ड है। तो किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ना सरप्लस बजट अच्छा, ना बैलेंस, ना आपका डेफिसिट बजट अच्छा। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है, जितनी महंगाई थी उतनी ही महंगाई है, जितनी महंगाई थी उतनी ही महंगाई है। तो याद रखना बेटा कि किसी भी कंट्री के लिए हमेशा बैलेंस बजट जो होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग को हम इक्वल नेचर लेके चलते हैं।
हम ऐसा कॉस्ट रखते हैं, इतना आउटपुट रखते हैं जिसको पुअर एंड रिच दोनों के दोनों अवेल कर सके। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि देश के लिए सरप्लस बजट अच्छा है, तो मुंह उठा के यस मत बोल दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे इनकम ऑफ द गवर्नमेंट हाई हो रहा है। देश के लिए डेफिसिट बजट अच्छा है, तो मुंह उठा के ये मत बोल दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे सामान सस्ता हो गया तो हमारे लिए अच्छा है। यहाँ भी बुराई है, यहाँ भी बुराई है, हमेशा बैलेंस होना चाहिए, याद रखिएगा बेटा, याद रखिए। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं कि अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी जो है उसके लिए क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा बेटा, उसके केस में हमेशा सरप्लस बजट आता है। उस केस में देश जो है, गवर्नमेंट जो है, वो ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट करने की कोशिश करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिएगा इसको। केनिया, आपने सबने सुना होगा इस कंट्री का नाम। केनिया में जो एक स्वीपर होता है ना बेटा, उसकी इनकम 2 लाख रुपए होती है, और हमारे यहाँ जो स्वीपर होता है उसकी इनकम बेटा 15,000 रुपए होती है। अब ऐसा क्यों है? वहां के स्वीपर ज्यादा कमा रहे हैं, हमारे स्वीपर कम कमा रहे हैं। तो सर, हमारे स्वीपर ज्यादा कमा रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे स्वीपर जिस कंट्री में रहते हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रांग है एज कंपेयर टू केनिया के जो आपके ये स्वीपर्स हैं। तो याद रखिएगा, वहां पे इनकम ज्यादा दी जाती है, लेकिन फिर वहां पे जो खर्चे होते हैं ना बेटा, जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो भी एक्सेसिव ही होते हैं। यहाँ पे आप एक गुप्ता जी का बर्गर 10 रुपए का खा सकते हो, लेकिन वहां पे एक सैम डिसूजा का बर्गर जो है वो 2,000 रुपए का पड़ जाएगा इनके इनकम के हिसाब से। तो ये चीज समझिए बेटा, ये चीज समझिए। तो केनिया जैसे कंट्री जो होंगे, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो सरप्लस बजट को लेके चलेंगे, ये चीज याद रखिए। ठीक है, चल आगे चलते हैं, आ जाइए बेटा। तो बजट आपने जाना कि 3 तरह के हैं, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट। ना कंट्री के लिए सरप्लस अच्छा, ना डेफिसिट अच्छा। अच्छा क्या होता है? बैलेंस। फर्दर जब आगे चलते हैं तो टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। अब देखिए, ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे एस्पेक्ट से। इस पे क्वेश्चन खूब अच्छे अच्छे बनते हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट। प्लस सब्जेक्टिव पेपर जब होता है तो उधर से भी अच्छे क्वेश्चन से इनबिल्ट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट कितने हैं बेटा? आइए अब इससे आपको मैं रूबरू करवाता हूं। टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट जो है वो 3 है। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। तो यानी अगर कभी आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ बजट कितने हैं, तो आपको आंसर देना है बेटा 3। पहला सरप्लस, दूसरा बैलेंस, तीसरा डेफिसिट। लेकिन कभी आपसे अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट कितने हैं, तो आपके आंसर आएंगे फिर से 3। लेकिन इस बार 3 नए नाम आएंगे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो आइए एक एक करके जानते हैं
कि ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। आइए सर, तो सबसे पहला पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है when the revenue expenditure is greater than revenue receipt। सर मैंने कहा हाँ बोलो। सर लाइन तो सिंपल सा है, दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला ये डेफिसिट होता क्या है। सर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ, मुझे डेफिसिट का मतलब नहीं पता। तो आओ सबसे पहले तुम्हें मैं एक बार डेफिसिट बता देता हूँ, सो दैट आपको किसी तरह की भी परेशानी ना आए। देख, दो बातें होती हैं बेटा, एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। इनकम सपोज करो मेरा है 5,000 रुपये, और एक्सपेंडिचर है बेटा सपोज करो मेरा 7,000 रुपये। यानी कमाता हूं मैं 5,000, खर्च करता हूं मैं 7,000। क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है? सर बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? सर हर महीने आप 2,000 रुपए के लॉस पे हो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेरे खर्चे ज्यादा हो जाए मेरे कमाई से, तो जो बीच का डिफरेंस होता है ना बेटा, उसे कहते हैं हम डेफिसिट। तो डेफिसिट ऑकर हमेशा तब करता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम। वहीं पे अगर मेरा इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो, तो उस केस को मैं कहता हूं सरप्लस। तो याद रखना है बेटा कि अभी हम पढ़ रहे हैं डेफिसिट। तो डेफिसिट में हमेशा अपने एक्सपेंडिचर को आपको ज्यादा रखना है और इनकम में कम रखना है। तो जब एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा होंगे 7,000 से, जब अपने कम इनकम को माइनस करोगे, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये बीच का डिफरेंस डेफिसिट कहलाएगा। ये चीज छोटी सी आपको याद। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट। यानी मैं किस डेफिसिट की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की। और रेवेन्यू नेचर में कितने नेचर थे बेटा? दो। एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक था रेवेन्यू रिसीट। डेफिसिट ऑकर कर रहा है तो यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रिसीट कम होगा। तो मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा हुआ 7,000 और रेवेन्यू रिसीट हुआ मेरा 5,000। तो बीच का जो गैप आया 2,000, ये क्या कहलाएगा मेरे लिए? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर मैंने कैपिटल नेचर को भी इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर इज नो। मैं किस एक्सपेंडिचर को किस रेवेन्यू से माइनस कर रहा हूं? तो मैं एक्सपेंडिचर नेचर को मैं रिसीट माइनस से माइनस कर रहा हूं, ये तो पक्की बात है। लेकिन किस नेचर को? रेवेन्यू नेचर। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, तो जो बीच का गैप आता है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। सर क्या इस एग्जाम्पल को आप और इलैबोरेट कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूं, बस 2 मिनट दो। मैं कुछ ले लेता हूं रेवेन्यू रिसीट के आइटम और कुछ ले लेता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आइटम। रेवेन्यू रिसीट में मुझे पता है कि टैक्स और नॉन टैक्स आता है। तो सपोज करो मैंने डायरेक्ट टैक्स वसूला 10,000, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स वसूला 20,000 और फीस एंड फाइन्स मिलाकर
मैंने कंट्री के अंदर वसूला 30,000। तो यानी टोटल मेरा कमाई कितने हुए बेटा इस साल? 60,000। कैसे हुआ समझ में आया? 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 60,000। ये 60,000 क्या है सर? रेवेन्यू रिसीट। चलो ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साइड क्या क्या आता है सर? सैलरी आएगी। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं 50,000। सर सब्सिडी आएगा, ठीक है, मान लेते हैं 20,000। सर स्कॉलरशिप आएगा, मान लेते हैं 30,000। अब ये क्या है सर? ये हमारे गवर्नमेंट के लिए खर्चे। तो ये खर्चे कितने हो गए सर? 1,00,000 रुपए। अब देखो खर्चा कितना है तुम्हारा सर? 1,00,000 का। यानी देश का गवर्नमेंट का खर्चा कितना है? 1,00,000 रुपए का। और कमाई कितनी है गवर्नमेंट की सर? 60,000 रुपए की। अब क्या इस 1,00,000 के खर्चे में कोई असेट और लायबिलिटी का जिक्र हुआ? नहीं सर। क्या इस 60,000 में कोई असेट और लायबिलिटी का जिक्र हुआ? नहीं हुआ सर। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ सर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा इनकम हुआ सर? रेवेन्यू रिसीट। इनके बीच का गैप कितना हुआ सर? 40,000। 40,000 क्यों हुआ? क्योंकि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, तो जो बीच का गैप आता है उसे कहते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए यहां तक क्लियर। अब बात ये आती है कि अगर मुझे इस डेफिसिट के ऊपर अगर मैं हूं, अगर मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है और मेरी कमाई कम हो रही है, तो ये क्या सही बात है या गलत बात है सर? बिल्कुल सरासर गलत बात है। इट्स अ रॉन्ग पॉइंट। तो अगर मुझे इस चीज को अगर ठीक करना है तो कैसे करूंगा सर? बड़ा सिंपल है, अपने इनकम को बढ़ा दो और अपने खर्चों को घटा दो। भाई अगर मेरे खर्चे 40,000 रुपए से ज्यादा हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? या तो मुझे अपना इनकम बढ़ा देना चाहिए और या तो मुझे अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए। तो जो कंट्रोल किया जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, वो कैसे किया जाएगा? या तो रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाकर या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाकर। चलिए